रहे थे कि संघनन जलवाष्प का किस हिसाब से होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं संघनन के, कंडेंसेशन के, ये सारा कुछ हम लोग सीख चुके थे, समझ चुके थे। इसमें क्या करना है कि हम कोहरा को स्पष्ट रूप से देखेंगे, है ना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आता भी है, इसका कॉन्सेप्ट वगैरह पूछ लिया जाता है, तो कोहरा को हम डिटेल में समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ से ये समझते हैं कि कोहरा क्या होता है। तो इससे पिछले क्लास में कोहरा कैसे बनता है वो चीज़ हम लोग समझ लिए थे। अब इसके अलग अलग प्रकार समझेंगे, है ना। तो एक बार फिर से यहाँ से चर्चा कर लेते हैं इस बात पर कि कोहरा बनता कैसे है। देखिए, जब वायु धरातल के सतह का वायुमंडल ठंडा होता है, जब धरातल के सतह की वायु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो धरातल की सतह की वायु जब ठंडी हो जाती है और जलवाष्प का संघनन होता है। संघनन किस बात पर होता है, संघनन उषांक से नीचे होता है ना, ध्यान दीजिएगा। जब जलवाष्प का संघनन उषांक से नीचे हो तो कोहरा का निर्माण हो जाता है, धरातल के बिल्कुल पास में ही, ठीक ना। जब उषांक से नीचे जलवाष्प का संघनन हो, जलवाष्प का संघनन जब उषांक से नीचे हो तो फॉग की उत्पत्ति होती है, कोहरा उत्पन्न होता है। कोहरा एक ऐसी दशा है जिसमें जलवाष्प बादलों की तरह धरातल के पास में आ जाता है। कोहरा एक प्रकार का बादल ही है, जैसे हम आसमान में बादल देखते हैं ना, तो समझ लीजिए कि कोहरा बादल वो जमीन पे आ गया है। लेकिन अंतर क्या रहता है, अंतर इस बात का रहता है कि इसका घनत्व तो थोड़ा सा कम होता है और ये ऊंचाई पर न होकर के धरातल के पास में होता है, ठीक ना। इसकी एक और विशेषता क्या है, कोहरा की जो विजिबिलिटी होती है, कोहरे की जो विजिबिलिटी होती है वो केवल 1 किलोमीटर तक होती है। कोहरे के जो कण होते हैं, ठीक ना, इसके कण 100 माइक्रोन से कम होते हैं, ठीक ना, 100 माइक्रोन से कम होते हैं। इसके जो कण होते हैं वो 100 माइक्रोन से कम होते हैं, ठीक ना। एक चीज़ समझ लीजिएगा, वर्षा के कण कितने माइक्रोन के होते हैं, बारिश की बूंदों का जो कण होता है ना, जो बारिश की बूंदों का जो व्यास होता है वो 400 माइक्रोन से ऊपर होता है, 400 माइक्रोन से लेकर के 1000 माइक्रोन तक होता है, तब हम उसको वर्षा कहेंगे। एक चीज़ आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब कोहरा पड़ता है तो अगर आप उसमें खड़े रहिए तो आपके ऊपर जल की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वह बारिश का एक बिल्कुल छोटा सा रूप है, बारिश का बिल्कुल छोटा रूप है, लेकिन हम उसको बारिश नहीं कहते हैं। अगर इन बूंदों का व्यास, इन कणों का व्यास 400 माइक्रोन से ज़्यादा हो जाए तब हम कहेंगे कि बारिश हो रही है। बारिश के अलग अलग प्रकार होते हैं, फुहार होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। आगे क्लास में उसको डिस्कस करना है वर्षा पे। यहाँ हम कोहरा को समझेंगे, इसके कणों का जो व्यास होता है वो 100 माइक्रोन से कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। हमने ये चीज़ आपको बताया था कि कोहरे के कणों से अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कण हो तो उसको कहते हैं कुहासा, उसको कहते हैं कुहासा। और कुहासा की जो विजिबिलिटी होती है 1 किलोमीटर प्लस होती है, मतलब 1 किलोमीटर से लेकर के 2 किलोमीटर तक होती है, ठीक ना। जब धूप नहीं निकला होता है उससे पहले ही सुबह सुबह स्थिति होती है कोहरे की, लेकिन थोड़ा धूप निकलता है तो उसके कण आपस में मिलकर भागने लगते हैं, तो उस समय जब विजिबिलिटी बढ़ जाती है तो वो स्थिति होती है कुहासा की। यहाँ हम कोहरे पर चर्चा करेंगे। यहाँ डिटेल में विस्तृत अध्ययन करना है कि कोहरे की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। कोहरा किस लिए उत्पन्न होता है, तो समझिए उत्पत्ति के कारण। पहला पॉइंट,
उषांक से नीचे संघनन हो, उषांक से नीचे जलवाष्प का संघनन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अच्छा उषांक क्या होता है भाई? उषांक वह ताप है जिस पर जलवाष्प का संघनन हो जाता है। उषांक वह ताप है जिस पर जलवाष्प का संघनन होता है, संघनन हो, उषांक से नीचे चला है। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? मंद पवन प्रवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा बिल्कुल ना चले, हवा अगर बिल्कुल भी नहीं चलेगी तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। हवा का चलना भी जरूरी है, लेकिन मंद मंद। ठीक ना। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? साफ व लंबी ठंडी रात हो, साफ व लंबी ठंडी रात होनी चाहिए। ठीक ना। चौथा पॉइंट, तो धरातल के निकट शुष्क, धरातल के निकट जो है आर्द्र वायु राशि का शीतलन हो, धरातल के निकट आर्द्र वायु राशि का शीतलन हो। ठीक ना। धरातल के निकट आर्द्र वायु राशि का शीतलन हो, ऐसी दशा अगर होगी, या फिर एक और कारण हो सकता है इसमें, अभी बताएंगे उस चीज़ को। एक और कारण हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि ठंडी वायु राशि का आगमन हो जाए। मान लीजिए कहीं पर उष्ण और शुष्कता चल रही है, जहाँ कोहरे के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं बन रही है, वहाँ पर ठंडी वायु राशि का आगमन हो जाए। अब समझिए, इस चीज़ को आप लोगों ने अनुभव किया होगा, अपने जीवन में देखा होगा कभी न कभी। हम ये देखते हैं कि सुबह सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक कोहरा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कभी कभी कोहरा छा जाता, उसके बाद अचानक कोहरा छा जाता है। तो समझिए, आप सुबह उठेंगे, लंबी रात खत्म होने के बाद 5 बजे 6 बजे कोहरा पड़ना शुरू होगा, है ना। तापमान उषांक से नीचे आएगा, वायु राशि ठंडी होगी धरातल के निकट, और कोहरा उत्पन्न होगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी स्थिति ऐसी नहीं रहती है, बादल छाए रहते हैं आकाश में, या तापमान उषांक से नीचे नहीं आ पाता, तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कोहरा है ही नहीं है। लेकिन ये कंडीशन होने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, काफ़ी बाद में चल करके पूरा कोहरा घेर लेता है, कोहरा छा जाता है। उसका सिर्फ एकमात्र कारण होता है ठंडी वायु राशि का आगमन। ठंडी वायु राशि किसी क्षेत्र से आ जाती है उस इलाके में, और जब उस इलाके में ठंडी वायु राशि आ जाती है तो उसके शीतल होने की वजह से वहाँ का तापमान उषांक से नीचे चला जाता है और कोहरा छा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्लियर है। तो कोहरे की उत्पत्ति के कारण ये चीज़ें हैं, शर्तें भी हैं ये, और आवश्यकताएं भी हैं कि ऐसा होगा तभी कोहरा उत्पन्न होगा। ठीक ना। इसके बाद अब इसका हम वर्गीकरण देखेंगे, कोहरे का वर्गीकरण कई हिसाब से देखेंगे। सर्वप्रथम विलेट महोदय थे, नाम क्या था इनका? विलेट महोदय ने 1928 में कोहरे के वर्गीकरण करने का प्रयास किया। विलेट महोदय ने सर्वप्रथम कोहरे का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, और 1928 में कई प्रकार से इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। क्लियर है। इस वर्गीकरण, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं। विलेट महोदय ने 1928 में कोहरे का वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किया था, उसको डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि इससे संबंधित कई बातें होती हैं जो अभी हम आपको बताएंगे। इन्होंने कहा कि देखिए भाई, कोहरे के मुख्य रूप से हम 2 प्रकार बांट सकते हैं। जो पहला है
वो वायु राशि कोहरा हो सकता है, वायु राशि कोहरा, यानी कि एयर मास फॉग। और दूसरा वाताग्री कोहरा हो सकता है। दूसरा जो कोहरा होता है वो वाताग्री कोहरा होता है, यानी कि फ्रंटल फॉग होता है। क्लियर? देखिए डिटेल में एक एक चीज हम इसलिए बता रहे हैं ताकि सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाए, है ना। हर एक टॉपिक, सारी कुछ चीज़ें यहाँ कवर कर रहे हैं, इसी के लिए लोग पैसे देते हैं, समझ लो, सही बता रहे हैं। हाँ, इसी के लिए लोग जो है कि 10,000, 20,000, 50,000 रुपये हाँ खर्च करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं अलग अलग ऐप पे, और परेशान रहते हैं, वहाँ भी पूरी चीज़ उनको मिल नहीं पाती है ना। अब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो सिर्फ कोहरा पढ़ के कैसे उत्पन्न होता है, क्या होता है, निकल जाते हैं। अब चूँकि नेट, पीजीटी या फिर जो डिग्री कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डिटेल में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। इसलिए हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज करके बता रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। नोट्स अगर बनाते रहेंगे इससे, है ना, कोई भी अगर नोट्स अच्छे से बना ले जो पढ़ा रहे हैं, समझो उसको किताब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आराम से उसी नोट्स से उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक ना। तो समझिए, विलेट महोदय ने कोहरे का वर्गीकरण किया 1928 में, दो भाग में सबसे पहले बांटा। एक तो वायु राशि कोहरा, एयर मास फॉग, और दूसरा वाताग्री कोहरा। नहीं जानते हो तो बता देता हूँ वायु राशि क्या होती है। कहीं पर वायु का ढेर लग जाए उसको हम वायु राशि कहते हैं। वायु का पुंज हो, क्लस्टर हो, तो उसको हम वायु राशि कहते हैं। तो वायु राशियों के आधार पर भी कोहरा पड़ता है, और कुछ वाताग्री कोहरा भी होता है। वायु राशियाँ क्या होती हैं? उष्ण वायु राशि होती है और शीत वायु राशि होती है। और वाताग्र क्या होता है? जब उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशि मिलती है तो इसी के ढलान वाले भाग को वाताग्र कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। तो इस भाग पर जो कोहरा उत्पन्न होता है वो यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे, और केवल वायु राशियों के कारण जो कोहरा उत्पन्न होता है उसकी चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो इन चीज़ों को समझना है। तो समझिए, देखिए वायु राशि कोहरे को भी अलग अलग भागों में बांटते हैं, और बांट करके फिर समझ लेंगे। तो सबसे पहले जो होता है वो विकिरण जनित कोहरा होता है। विकिरण जनित कोहरा यानी कि रेडिएक्टिव फॉग, ठीक ना। विकिरण जनित कोहरा, रेडिएक्टिव फॉग। विकिरण जनित कोहरा क्या होता है? इसकी उत्पत्ति की सेम कंडीशन होती है जो अभी हमने आपको पहले बताई है, ठीक ना। अब होता क्या है, देखिए ये धरातल है पृथ्वी का, सूर्य में इंसोलेशन यानी कि सूर्य तप प्राप्त कर रहा है, सूर्य से दिन में सूर्य तप प्राप्त कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है? रात को विकिरण को वापस भेज रहा है, ठीक ना। तो सुबह होते होते जो पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल है इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि इसके ऊपर की जो वायु होती है इसका शीतलन हो जाता है, इस रेडिएशन के, इस विकिरण के कारण, है ना। तो जाता है तो शीतलन इसका कर जाता है, तो इसी शीतलन की वजह से विकिरण जनित कोहरा उत्पन्न होता है। इसकी विशेषता लिख लीजिएगा, यह केवल भूमि पर ही उत्पन्न होता है, महासागरों में नहीं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक विकिरण भूमि से ही ना वापस जाता है, ये चीज़ है, महासागरों में नहीं, ठीक ना, ये भूमि पर ही उत्पन्न होता है। उसके बाद इसको और डिवाइड किया इन्होंने, कहा कि एक होता है व्युत्क्रमित कोहरा, व्युत्क्रमित कोहरा यानी कि इन्वर्जन फॉग। इन्वर्जन फॉग यानी कि व्युत्क्रमित कोहरा। अब ये व्युत्क्रमित कोहरा क्या होता है, इन्वर्जन फॉग क्या होता है,
हमने आपको बताया हुआ है ना, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। समझिए, हमने आपको पढ़ाया था कि जब कोई वायु राशि अगर गर्म है या ठंडी है, सबसे पहले तापमान विलोमता को समझ लेते हैं। तापमान विलोमता पढ़ा चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी में, उसको आप फिर से पढ़ सकते हैं जा करके वहाँ। ताप विलोमता या ताप व्युत्क्रमणता क्या होती है? सामान्य रूप से होता यह है कि हम जैसे धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, ठीक है, -डिग्री सेल्सियस में तापमान जाता है। जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में, है ना, 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। ये सामान्य ताप ह्रास दर होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन इस प्रकार से आ जाती है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होने की बजाय बढ़ने लगता है। तापमान कम होने की बजाय बढ़ने लगता है। इसका कारण होता है कि नीचे ठंडी वायु राशि होती है और ऊपर गर्म वायु राशि होती है ना। जैसे ये अधिकतर पर्वतों की ढलानों पर होता है। ये ऐसा अधिकतर ये कंडीशन पर्वतों की ढलानों पर देखने को मिलती है, ठीक ना। तो उस प्रकार से जब दोनों ठंडी और गर्म वायु राशियाँ मिल रही हैं, देखिए हमने कहा ना वायु राशि कोहरा होता है। जब ठंडी और गर्म वायु राशियाँ मिल रही हैं, इस कारण से उत्पन्न होने वाला कोहरा व्युत्क्रमित कोहरा यानी कि इन्वर्जन फॉग कहलाता है, ठीक ना। इसी को एक और नाम दिया जाता है, आपको अलग अलग किताबों में अलग मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहीं पर बताऊंगा इसको, है ना। इसी को पर्वतीय कोहरा भी कहते हैं। कोई पूछे पर्वतीय कोहरा क्या है तो आप इसी को बताएंगे। क्लियर? ये पर्वतीय कोहरा उत्पन्न होता है इन्वर्जन फॉग के ही कारण। इसके बाद जो अगला होता है वो होता है अभिवहन कोहरा। अभिवहन कोहरा, ठीक ना, यानी कि एडवेक्शन फॉग। अभिवहन कोहरा, एडवेक्शन फॉग। अभिवहन कोहरा क्या होता है कि क्षैतिज रूप से वायु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के कारण तापमान में परिवर्तन होता है। वायु जब पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसके तापमान में परिवर्तन होता है और उसी ताप परिवर्तन की वजह से एडवेक्शन फॉग यानी कि अभिवहन कोहरा की उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर है? अभिवहन कोहरा हो गया। अभिवहन कोहरा को भी विलेट महोदय ने 3 भागों में बांटा। अभिवहन कोहरा को भी 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक ना। समझिए, अभिवहन कोहरा को यहाँ बता देते हैं, 3 भाग में बांट दिया। एक का नाम हुआ सागरीय कोहरा, है ना, यानी कि ओशियानिक फॉग। समझ लीजिए सागरीय कोहरा क्या होता है। ओशियानिक फॉग इस प्रकार का कोहरा होता है कि यह सागरीय जलधाराओं से संबंधित होता है। जैसे अगर कोई ठंडी जलधारा चल रही है और सामने से कोई गर्म जलधारा आ रही है तो ये चीज़ तो कन्फर्म है, क्लियर है कि ठंडी जलधाराओं के ऊपर की जो वायु होगी ठंडी होगी, गर्म जलधारा के ऊपर की जो वायु होगी वो गर्म होगी उसके प्रभाव में आकर के। तो ठंडी और गर्म जलधाराएं जब मिलती हैं तो उनके ऊपर की जो ठंडी और गर्म वायु राशि होती है ये भी मिलती है, तो ये एक दूसरे से मिलती हैं जिससे कोहरे का निर्माण हो जाता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधाराएं हैं, सागरी धाराएं हैं, तो ये जब मिलती हैं तो इनके ऊपर भी जो वायु राशि होती है गर्म और ठंडी मिल जाती है जिससे कोहरे का निर्माण हो जाता है ना। क्यूरोशियो और आयोशियो, है ना, मिलती है तो कोहरे का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार के कोहरे को सागरीय कोहरा कहते हैं। वहाँ पर जो उसको डिवाइडेशन जो हम नाम देंगे वो ओशियानिक फॉग होगा। इसके अलावा जो दूसरा इसका प्रकार है वो है अयनवर्ती कोहरा। अयनवर्ती कोहरा, है ना, यानी कि ट्रॉपिकल फॉग। ये कोहरा महासागरों में और महाद्वीपों में दोनों पर पाया जाता है जिसको अयनवर्ती कोहरा कहते हैं, ठीक।
इस कोहरे की उत्पत्ति सिर्फ वायु के तापमान में अंतर के कारण होती है। वायु ताप में अंतर के कारण ये कोहरा उत्पन्न हो जाता है, कहीं पर भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तापमान जैसे परिवर्तित हुआ तुरंत ये कोहरा बन गया, कहीं भी बन सकता है। तीसरा है वाष्पदाब कोहरा। है ना, वाष्पदाब कोहरा। इसको आर्कटिक सागर धूम के नाम से भी जाना जाता है, वाष्पदाब कोहरा या वाष्प कोहरा को। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टीम फॉग। स्टीम फॉग इसका नाम, इसको स्टीम फॉग का नाम दिया जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, तो कोहरे के जो एयर मास फॉग है उसका डिवाइडेशन हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रंटल फॉग की। तो फ्रंट सिर्फ मुख्य रूप से दो फ्रंटों की बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। दो प्रकार के वाताग्रों की बात करेंगे। एक वाताग्र होता है उष्ण वाताग्री कोहरा, नोट कर लीजिएगा, उष्ण वाताग्री कोहरा। और दूसरा होता है शीत वाताग्री कोहरा। मतलब एक उष्ण वाताग्री कोहरा और एक शीत वाताग्री कोहरा। समझिए, उष्ण वाताग्री कोहरा से जो क्वेश्चन आएगा वो क्या पूछेगा, तो बता देते हैं। उष्ण वाताग्री कोहरा के कारण जो कोहरा उत्पन्न होता है ना, जो फ्रंटल फॉग होते हैं, फ्रंटल फॉग में जो उष्ण वाताग्री कोहरा उत्पन्न होता है ये इसके अग्रभाग में होता है। उष्ण वाताग्री कोहरा जब उत्पन्न होता है, जैसे ये उष्ण वाताग्र चल रहा है, तो जब कोहरा जब भी उत्पन्न होगा तो इसके अगले वाले भाग पर उत्पन्न होगा। तो उष्ण वाताग्री यानी कि हॉट फ्रंटल फॉग जो होता है वो उसके अग्र पृष्ठ पर, फ्रंट पे उत्पन्न होता है। जबकि जो शीत वाताग्री कोहरा होता है, शीत वाताग्र के यानी कि कूल फ्रंट के पृष्ठ भाग पर उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यही बातें हैं। दो इसमें ध्यान रखने के लिए है, दो प्रकार के कोहरे हैं। उष्ण वाले में अग्र पृष्ठ पर कोहरे की उत्पत्ति होती है और शीत वाले में पृष्ठ भाग पर यानी कि पीछे की तरफ कोहरे की उत्पत्ति होती है। क्लियर। तो इस प्रकार से कोहरे से संबंधित जितनी भी कुछ मुख्य बातें थीं, जो प्रकार थे इसके, हमने उसको डिटेल में आपको बता दिया। आराम से आप उसका नोट्स बना लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। जो हमने नहीं लिखवाया है उसको बताया भी है, बोला भी है, तो वहाँ से आप उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है इतना। तो ये हो गया कोहरा। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बादलों के बारे में, है ना। तो कोहरा डिस्कस हो गया, इसके बाद बादल डिस्कस करेंगे, बादल के बाद फिर वर्षा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर अगले जो है कि कम से कम मुझे लगता है 5-6 क्लासेस में और ये क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है। कुछ चीज़ें और हैं जिसको समझ लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोहरे में कभी कभी स्मॉग मिल जाता है, कभी कभी धुएं के कण मिल जाते हैं। समझिए, जैसे देखिए, स्मोक प्लस फॉग ये बनता है स्मॉग, ठीक ना। ये क्या बनता है, स्मॉग। स्मॉग इसको कहते हैं, ठीक ना। तो कभी कभी फॉग में स्मोक मिल जाता है, धूल धुएं के कण मिल जाते हैं, जिसको स्मॉग बोला जाता है। ये हवा का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बिल्कुल ख़राब कर देता है। हवा इससे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, और हवा जब प्रदूषित हो जाती है तो लोगों को फेफड़े की, सांसों से संबंधित तमाम प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। लंदन महानगर में इस प्रकार का जब धुंध उत्पन्न होता है, इस प्रकार का जब धुंध लंदन में उत्पन्न होता है तो उसको लंदन स्मॉग के नाम से जानते हैं, लंदन स्मॉग के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा। और इसी को पी सूप फॉग भी कहते हैं, PEA, पी सूप फॉग के नाम से भी इसी को जाना जाता है। एग्जाम में आया हुआ है, इसी को पी सूप फॉग कहते हैं। क्लियर है। हाँ, पी सूप फॉग कहते हैं।
लंदन स्मॉग को ही। कभी कभी इसको स्मेज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्मेज। नोट कर लीजिए, स्मेज अगर कहीं आए तो समझिए कि स्मॉग की ही बात की जा रही है। क्लियर? एक टर्म और है, ठीक ना, पाला धूम की। पाला धूम यानी कि फ्रस्ट फॉग। फ्रस्ट फॉग क्या होता है, पाला धूम क्या होती है? देखिए, आर्कटिक क्षेत्रों में, आर्कटिक प्रदेशों में कभी कभी तापमान बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। कभी कभी आर्कटिक प्रदेशों में, आर्कटिक क्षेत्रों में तापमान बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी, हिमांक से एकदम नीचे होने के बावजूद भी वहाँ का जल जम नहीं पाता। कुछ कारण होंगे इसके, ऊपर का जम जाता, नीचे का जम नहीं पाता। फिर वो संघनन की क्रिया करता है, और संघनन की क्रिया के द्वारा जो जलवाष्प के कण होते हैं वो जम जाते हैं पाले के रूप में। पाले के रूप में वो जम जाते हैं, अति शीतल होते हैं, बर्फ बन नहीं पाते। संघनन होता है, हिमांक से नीचे चले जाते हैं और पाला हो जाता है ना। पाला हमने पढ़ाया है, समझ लिए कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े ही होते हैं, ऐसा समझिए। लेकिन वो हवा के साथ आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। तो कभी कभी जब हवाएं चलती हैं तो पाला धूम को उड़ा करके सागरीय क्षेत्रों से महाद्वीपीय क्षेत्रों में ले करके चली जाती हैं, जिससे उन क्षेत्रों का तापमान कम हो जाता है, वहाँ ठंडी आ जाती है, ठंड की महसूस होने लगती है। ठीक, इस प्रकार की जब हवाएं और पाला धूम जब पहुंच करके उत्तरी अमेरिका या कनाडा के क्षेत्र में, साइबेरिया के क्षेत्र में जाता है, तो इस प्रकार खास तौर से उत्तरी अमेरिका में इसको पागोनिप नाम दिया जाता है। पागोनिप का नाम दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर भी आपको दिखे पागोनिप क्या है, तो पागोनिप एक प्रकार की पाला धूम से युक्त पवन है ना, जो उत्तरी अमेरिका में कभी कभी आती है और वहाँ ठंडी ला देती है। ध्यान दीजिएगा, ये पवन नहीं है ना, बस कभी कभी पवनों के माध्यम से ये जो कण हैं वो चले आते हैं, जिससे इसका नाम पागोनिप पड़ता है। क्लियर? तो इतना था बस इसमें।